मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का, कौन सा आपके सामने जो गणित का पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने सेकंड सेमेस्टर का पेपर का नाम है कैलकुलस। उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या रहने वाला वो बताऊंगा आपको, और आपका एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, आपको तैयारी है वो किस तरीके से आपको करनी है, सभी चीज़ों के बारे में आपके सामने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, आपको वीडियो पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। साथ के साथ 40,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट रखा है। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसको फ्री में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देगा, टेलीग्राम पे आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल सकती है। चलिए भाई, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे भाई आपके एग्जाम पैटर्न की। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपके सामने जो डिस्कस है वो अपन करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं, आपके सामने जो आपका जो पेपर है उसमें आपके सामने 20 नंबर का तो आएगा पार्ट ए भाग, और 80 नंबर का आता है भाग बे। आपका पेपर है वो दो भागों में बटा रहता है। 20 नंबर का आता है आपके सामने पार्ट ए और 80 नंबर का आता है आपके सामने पार्ट बी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कुल कितने नंबर हो गए भाई आपके सामने, 100 नंबर का आपके सामने पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। अब आप कहोगे सर पेपर 100 नंबर का आता है और आपके सामने ये भी हमें पता है कि वो लगभग 3 घंटे का पेपर देखने को मिलता है। अब हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, आपके सामने 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। समझ में आएगा। एक सवाल और बच्चों का आता है, सर हम रेगुलर के विद्यार्थी हैं, सर हम नॉन कॉलेज के लिए विद्यार्थी हैं, क्या हमारे लिए अलग अलग पेपर देखने को मिलेगा, ये एक ही पेपर आएगा। तो बच्चों ये कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। पहले अलग अलग पेपर आते थे लेकिन अब से कॉमन पेपर आने लगे हैं। क्या आने लगे हैं, कॉमन पेपर आते हैं। चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के लिए विद्यार्थी हो, आपके लिए सेम पेपर आएगा, एक ही पेपर आएगा, कॉमन पेपर ही देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब ये तो थी आपके सामने बात कि भाई पेपर कितने नंबर का आता है। अब ये 20 और 10 नंबर है वो किस तरीके से बटे रहते हैं, इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। पर सबसे पहले आपके सामने जैसे पेपर खोलते हो तब आपके सामने सेक्शन ए आता है या भाग ए आता है। क्या आता है, भाग ए देखने को मिलता है, सेक्शन ए देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके सामने कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आएगा, ऐसे नहीं कि भाई आपके सामने यूनिट फर्स्ट से देखने को मिलेगा, सेकंड, सभी यूनिट से एक एक दो दो तीन तीन प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न कैसा आएगा भाई, कोई छोटा मोटा अक्सर इसमें थ्योरम आती है भाई। समझ में आ गया, थ्योरम के प्रश्न इसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ के साथ इसमें कोई आपके सामने छोटा कोई कैलकुलेशन का आपके सामने कोई प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसको आपके सामने सोल्व करा दिया जाता है, और काफी बार डेफिनेशन भी देखने को मिलती है। समझ में आ गया। इस तरीके से आपके सामने जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, प्रत्येक प्रश्न है वो आपके सामने कितने नंबर का है भाई, 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके सामने कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपको 20 नंबर एग्जाम में पास होने के लिए लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं भाई, 20 नंबर आपको एग्जाम में पास होने के लिए लाने होते हैं। अब इसमें से अगर आपके सामने बात करें शब्द सीमा की, वर्ड लिमिट की, क्योंकि वर्ड लिमिट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ड लिमिट की बात करूं तो लगभग आपके सामने 20 वर्ड्स आपको क्या करने होते हैं, 20 वर्ड्स की आपकी वर्ड लिमिट है। 20 वर्ड्स का अर्थ क्या होता है, आपके सामने 3 से 4 लाइनों में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। समझ में आ गया। वर्ड लिमिट कितनी है, 20 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, जिसमें 3 से 4 लाइनों में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। समझ में आ गया। चलिए, ये तो था सेक्शन ए। लेकिन ये तो छोटा मोटा बात है, अगर आपको पास होना है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सेक्शन बी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सेक्शन बी में आपके सामने 80 नंबर का आता है। आता कैसे है, प्रत्येक यूनिट से आपके सामने, जैसे यूनिट फर्स्ट है तो उसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उससे 2-2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं भाई, 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उन दो में से यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आए, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न आए, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न आए, यूनिट फोर्थ से 2 प्रश्न आए। इस तरीके से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो आपको प्रश्न विकल्प और में आएगा अथवा
में आता है या वैकल्पिक प्रश्न होता है, आपको जो प्रश्न पसंद आता है वो एक प्रश्न आपको करना होता है। समझ में आ गया? एक प्रश्न जो आपको पसंद आ गया उसी प्रश्न को आपको अच्छे से करना होता है भाई। अब इस तरीके से भाई आपके सामने यूनिट फर्स्ट से एक पर्सन, यूनिट सेकंड से एक पर्सन, यूनिट थर्ड से एक पर्सन, यूनिट फोर्थ से एक पर्सन, इस तरीके से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं भाई? 4 क्वेश्चंस है वो आपको करने होते हैं। 4 क्वेश्चनों की बात करें तो प्रत्येक पर्सन है वो आपके सामने 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। इस प्रकार से 80 नंबर हो गए आपके सामने। सबसे ज़्यादा जरूरी सेक्शन यही होता है 80 नंबर का। इसमें एक खास बात बता दूं, प्रश्न तो एक करना होगा लेकिन उसके अंदर अक्सर ए बी सी, मतलब एक प्रश्न के अंदर 2 से 3 प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। और एक प्रश्न का जब आप सॉल्यूशन बनाओ तो लगभग आपको 150 से 200 शब्दों तक बनाना होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक प्रश्न में अक्सर आपके सामने 2 से 3 प्रश्न जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं होती। 150 से 200 शब्दों में बनाना होता है। 150 से 200 शब्द कितने होते हैं भाई? लगभग आपको कितने पेज भरने पड़ते हैं? आपके सामने 2 पेज आप भर सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 पेज भर सकते हो। आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का एक पेज, 2 पेज आपको अच्छे से भर देना होता है। अब काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, सर हम मैक्सिमम कितने पेज भरें? मैक्सिमम आपके सामने पेज लिमिट कितनी करें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं? तो 20 से ज़्यादा आपको पेज है वो भरने होते हैं। कितने पेज भरने होते हैं? 20 से ज़्यादा आपको पेज है वो भरने होते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आपके सामने बात करेंगे यूनिट वाइज सिलेबस की, किस किस तरीके से सिलेबस देखने को मिलता है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें, सीरीज एक्सपेंशन एंड कर्वेचर से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? जो सीरीज का एक्सपेंशन होता है, किसका? जो आपके सामने जो सीरीज का एक्सपेंशन होता है उससे संबंधित, और कर्वेचर श्रेणी प्रसार व वक्रता से संबंधित प्रश्न आता है। यूनिट सेकंड में पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई। प्रश्न काफ़ी आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। एंड एक्सट्रीमा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट थर्ड में एस्टोम्पिटिस एंड करो टेक्निक से संबंधित स्प्रास्तन्य रेखाओं व वक्र अनुरेखा से संबंधित प्रश्न आते हैं। यूनिट नंबर 4 में मल्टीपल इंटीग्रल एंड वॉल्यूम से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यह मोटा मोटा आपका जो सिलेबस है उसके बारे में अपन ने देखा। चलिए भाई अब यूनिट फर्स्ट की बात करें। सबसे पहले जो सीरीज एक्सपेंशन है, क्या है? जो सीरीज एक्सपेंशन है, सीरीज एक्सपेंशन का जो आपके सामने जो प्रश्न आएगा, श्रेणी प्रसार का जो प्रश्न आएगा, उसमें कौन कौन सा प्रश्न आता है? सबसे पहले टेलर्स मॉलिक्यूलर थ्योरम्स एंड पावर ऑफ सीरीज cos x e की पावर x log 1 + x और x 1 + x की पावर n से संबंधित प्रश्न आता है। तो इसमें जो टेलर की जो आपके सामने, इसको अच्छे से कर लेना, टेलर्स मैक्यूलेरियन आपके सामने जो थ्योरम होती है, टेलर मैक्यूलेरियन जो थ्योरम है वो अच्छे से कर लेना। यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। इसमें sin x cos x और e की पावर x log 1/x और 1/xn के प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगले वाला प्रश्न है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। कौन सा प्रश्न आपके सामने? डिफरेंशियल ज्योमेट्री का आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। किसका? डिफरेंशियल ज्योमेट्री का आपके सामने प्रश्न है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ, पेडल्स इक्वेशन, कर्वेचर, फॉर्मूला, सेंटर कोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। कोई भी आर्क लेंथ होती है ना, क्या होती है? कोई भी जो आर्क की जो लेंथ होती है ना, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है? उसका आपको डेरिवेटिव है वो निकालना होता है, कोई भी आर्क लेंथ का। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेडल इक्वेशन भी देखने को मिलती है कर्वेचर से संबंधित। चाप की लंबाई का अवकलज, पादीप समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पादीप समीकरण अच्छे से कर लेना, और वक्रता का सूत्र केंद्र व जीवा के सापेक्ष में, यहाँ से भी प्रश्न आता है। अब चलिए इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। यूनिट फर्स्ट का जो पहला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? स्टेट एंड प्रूव द टेलर्स थ्योरम एंड द मैक्यूलेरियन थ्योरम एंड द एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म। क्या करना आपको? टेलर थ्योरम को बताना है। किसको बताना है? टेलर्स जो थ्योरम है उसको बताना है, और जो मैक्यूलेरियम्स की आपके सामने मैक्यूलेरियम्स की जो थ्योरम है ना उसको आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। टेलर्स थ्योरम और मैक्यूलेरियम्स थ्योरम को आपको बताना है। टेलर प्रमेय व मैक्यूलेरियन प्रमेय का कथन तथा प्रमाण दीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया? यहाँ पर आपको प्रूफ एंड एक्सप्लेनेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा, देखो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा ना, तो कैसा प्रश्न आएगा? आपको टेलर्स थ्योरम पूछेगा। क्या पूछेगा? टेलर्स थ्योरम पूछेगा।
है ना। और अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा तो इसकी थ्योरम के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस और उसका आपको प्रूफ भी देना होगा। क्या देना होगा? प्रूफ भी आपको देना होता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑब्टेन द पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स ई की पावर एक्स एंड log 1 प्लस एक्स। क्या करना आपको? ऑब्टेन करना है जो आपके सामने जो पावर सीरीज है उसके एक्सपेंशन में। देखो आप है ना इन चारों को पढ़ लेना, कोई ना कोई एक आपके सामने एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? साइन एक्स से संबंधित जो आपके सामने पढ़ना आपको, कोस एक्स से संबंधित आपको पढ़ना है ई की पावर एक्स, और आपके सामने log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन को करके चले जाना, प्रैक्टिस करके चले जाना। निम्न फलकों के घात श्रेणी का प्रसार कीजिए, कोस साइन एक्स कोस एक्स ई की पावर एक्स log 1 sin एक्स। भाई 2 से 3 को कर लोगे ना, तब आपके सामने क्या है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग टाइप में आएगा तो आप आराम से कर लोगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। चलिए फॉर्मूला डेरिवेशन से संबंधित प्रश्न है, आपको फॉर्मूला और डेरिवेशन अच्छे से करके जानी है। चलिए यूनिट नंबर जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। डिफाइन द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द कोड ऑफ कर्वेचर एंड डिराइव देयर फॉर्मूला। क्या करना आपको? डिफाइन करना है कर्वेचर क्या होता है। आपको कर्वेचर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? जो कर्वेचर होता है ना उसके बारे में बताना है। आपके सामने जो वक्रता होती है, कैसे कर्वेचर काम करता है उसके बारे में बताना है। साथ के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में आपके सामने वक्रता का जो केंद्र होता है, किसका केंद्र होता है? वक्रता का जो केंद्र होता है ना उसके बारे में भी आपको बताना है। समझ में आ गया? तथा उसका फॉर्मूला भी आपको डिराइव करना है। वक्रता, वक्रता केंद्र तथा वक्रता जीवा को परिभाषा दीजिए तथा उसके सूत्रों का निगमन कीजिए। क्या करना है? जो वक्रता की जो जीवा होती है ना, वक्रता की जो जीवा होती है उसके बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, यहाँ ज्योमेट्री डेरिवेशन से संबंधित प्रश्न। चलिए अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़े, यूनिट नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़े तो मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन किसको कहा जाता है? किसको बताना है? मल्टी वेरिएबल, एक से अधिक आपके सामने जब आप डिफरेंशिएशन करते हो उसको मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। उसके बारे में आपको बताना है कि मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। समझ में आ गया? चलिए पहला इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन एंड यूलर थ्योरम। तो आपके सामने जो खास करके आयलर्स जो थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है? जो आयलर की थ्योरम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। थ्योरम के प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं, यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। पार्शियल और टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में बताना चाहिए। चैन रूल क्या होता है और इम्पैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं उससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब चैन रूल कैसे काम करता है, इम्पैक्ट फंक्शन है वो भी कैसे काम करता है। आंशिक व पूर्ण अवकलन के बारे में बताइए। आयलर प्रमेय क्या होता है, श्रृंखला नियम क्या होता है और अप्रत्यक्ष फलन क्या होता है, सबके बारे में बताइए। आंशिक व पूर्ण फलन, आयलर प्रमेय, श्रृंखला नियम व अप्रत्यक्ष फलन क्या होता है उसके बारे में बताना है। साथ के साथ ऑप्टिमाइजेशन एंड एनवेलप के बारे में बताना है। किसके बारे में? अनुकूलन व अनुविलोप के बारे में आपको बताना होता है। एनवेलप्स क्या होते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। जो मैक्सिमा एंड आपके सामने जो मिनिमा होता है, मैक्सिमा और जो मिनिमा होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। वेरिएबल्स के बारे में, जो लैग्रेंज जो मल्टीप्लायर्स होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। एनवेलप के बारे में बताना है, अधिकतम और न्यूनतम मान के बारे में बताना है और लैग्रांज के जो गुणांक होते हैं उसके बारे में भी बताना है। इंपॉर्टेंट है भाई लैग्रांज के जो मल्टीपल्स होते हैं। क्या आपके सामने जो लैग्रेंज के जो आपके सामने मल्टीपल्स हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 2 का जो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर प्रश्न, स्टेट एंड प्रूव द यूलर्स थ्योरम्स फॉर द होमोजीनियस फंक्शन। क्या करना है आपको? स्टेट प्रूव करना है। पहले आपको बताना जो आयलर थ्योरम होती है क्या होती है आपके सामने, जो आयलर की थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है? जो आपके सामने आयलर की जो थ्योरम है ना उसके बारे में आपको बताना है। उसका होमोजीनियस फंक्शन कैसे काम करता है, क्या काम करता है उसका जो होमोजीनियस क्या काम करता है, जो होमोजीनियस फंक्शन है ना वो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। सहजातीय फलकों के लिए आयलर प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। अच्छा प्रश्न है, आपको जब प्रश्न करके आओ तब प्रूफ भी करना है और आपके सामने उसको स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से बताना है। पहले स्टेटमेंट बता देना, फिर डेरिवेशन के माध्यम से उसका प्रूफ है वो भी कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने,
यहाँ पर आपके सामने जो फंक्शंस होते हैं ना, इसमें टोटल डेरिवेशन में कंप्यूट एंड पार्शियल डेरिवेशन देखने को मिलता है, ऐड, कंट्रीब्यूशन और रिजल्ट से टोटल डेरिवेशन होता है। क्या होता है, एक जैसे डी वाई अपन में डी एक्स हो गया है ना, आपके सामने डी जेड अपन में डी एक्स हो गया, इस तरीके से जो मल्टीपल डेरिवेटिव्स बनाने पड़ते हैं, फिर इनको ऐड किया जाता है, तब टोटल डेरिवेशन बनता है। इम्प्लिक डेरिवेटिव की बात करें, टी टी वाई एंड द फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी एफ डी एक्स वगैरह रहते हैं, फिर उनको अपोन में रखकर सोल्व किया जाता है और तब इक्वल रखा जाता है। मतलब कोई भी डेरिवेटिव से आपके सामने कोई रिजल्ट तक पहुंच रहे हो, उसको इम्प्लिक डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। चलिए, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और द इम्प्लिक फंक्शन ऑफ द ओन टोटल डिफरेंशिएशन। तो आपको बताना है जो डिफरेंशिएशन, देखो आपके सामने क्या बताना है, जो डिफरेंशिएशन के और आपके सामने जो इम्प्लिक्ट फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, इम्प्लिक्ट जो फंक्शन होता है ना, उसके बारे में आपको बताना है कि दोनों किस तरीके से काम करते हैं। समझ में आ गया। अप्रत्यक्ष फलकों अवकलन व पूर्ण अवकलन की विधि के बारे में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, यूनिट नंबर आपके सामने सेकंड के बारे में। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ लैग्रांज अंडर डिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स फॉर द फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस फॉर टू वेरिएबल्स। क्या बताना आपको, लैग्रांज के जो आपके सामने अंडर डिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स होते हैं, क्या होते हैं, अंडर डिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स होते हैं। आपको कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करना, आपको कोई भी जो मैक्सिमा होता है, कोई भी जो मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। लैग्रांज के निर्धारित गुणक फलक विधि द्वारा दो चर वाले फलकों के अधिकतम और न्यूनतम मान को ज्ञात करने की प्रक्रिया बताइए। क्या बताना है, जो लैग्रांज के जो आपके सामने अनिर्धारित गुणक विधि होती है, कौन सी विधि, अनिर्धारित गुणक विधि होती है, उसके माध्यम से आपको दो चर वाले अधिकतम और न्यूनतम का मान निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का प्रश्न है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके जो न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं, जो इसके न्यूमेरिकल के प्रश्न होते हैं ना, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, उनको भी अच्छे से डेप्थ में पढ़कर चले जाना है आपको, अगर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं तब। समझ में आ गया। प्रतिबंध आपके सामने अनुकूलन का प्रश्न है। चलिए यूनिट फर्स्ट सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं भाई, यूनिट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला वाला प्रश्न है, आइसोटोप्स पर संदन रेखाएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, एक्सेस पैरेलल इंस्पेक्शन बताना, मेथड बताना, कोड इंस्ट्रक्शंस बताना है। क्या बताना आपके सामने, सबसे पहले जो आइसोटोप्स जो आपके सामने जो रेज होती हैं, क्या होती है, रेखाएं होती हैं, उसके बारे में बताना है। एक्सेस पैरेलल क्या होता है, जो एक्सेस पैरेलल क्या होता है उसके बारे में बताना आपके सामने। साथ के साथ आपके सामने इंस्पेक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना आपको। साथ के साथ आपके सामने जो कर्व्स इंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है। परिभाषा बतानी है, अक्षांश होते हैं उसके समांतर बताना है, निरीक्षण विधि के बारे में बताना और वक्र प्रत्यक्षेदन के बारे में बताना। तो इन रेखाओं के बारे में बताना है। कर्व ट्रैकिंग क्या होता है, वक्र अनुकरण क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट मतलब एक से अधिक जो पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, जो मल्टीपल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीपल पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में भी आपको बताना है कि किस तरीके से मल्टीपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट काम करता है। ट्रैकिंग कार्टेशियन का काम करता है, पोलर और पैरामेट्रिक कर्व्स कैसे काम करते हैं, क्या बताना आपको। कार्टेशियंस जो कार्टेशियंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन से काम करते हैं, कार्टेशियंस कैसे काम करते हैं। पोलर एंड आपके सामने पैरामेट्रिक जो पैरामेट्रिक आपके सामने कर्व्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। बहुबिंदु कैसे काम करते हैं, कार्तिकीय ध्रुवीय व परिचालिक वक्रों का अनुरेखण बताना आपको। क्या बताना है, बहुबिंदु कैसे काम करते हैं, कार्तिकीय ध्रुवीय व परिचालक वक्रों का अनुरेखण भी आपको बताना है। साथ के साथ स्पेशल फंक्शंस की बात करें, किसकी बात करें, स्पेशल फंक्शंस की बात करें। स्पेशल फंक्शंस कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। बीटा एंड गामा फंक्शंस, कौन सा, बीटा एंड गामा फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। बीटा एंड जो गामा आपके सामने जो गामा फंक्शन है वो आपके सामने कैसा काम करता है उसके बारे में भी आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। समझ में आ गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने यूनिट फर्स्ट का, डिफाइन द बीटा एंड गामा फंक्शंस एंड प्रूव द रिलेशन बिटवीन देम। तो आपके सामने इसका ये क्वेश्चन है भाई, अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें बीटा व गामा का क्या रिलेशन है इसके बारे में बताना है। इसका ये थ्योरम वाले जो प्रश्न है आपके सामने न्यूमेरिकल वाला वो अच्छे से देख लेना।
बीटा फलन व गामा फलन को परिभाषित कीजिए तथा उनके मध्य संबंधों को सिद्ध कीजिए। इसमें भाई न्यूमेरिकल वाला प्रश्न भी पढ़ लेना, न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन आता ना उसको भी अच्छे से करके चले जाना। हाँ, समझ में आ गया। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आपके सामने मिसल क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द असाइमोटोप्स ऑफ द एल्जेब्रिक कर्व्स। जितने भी जो एल्जेब्रिक कर्व होते हैं क्या होते हैं, बीज गणितीय जो वक्र होते हैं उसको एक्सप्रेशनल रेखाओं के ज्ञात कीजिए तथा उनकी विधियों का भी वर्णन कीजिए। जितनी भी जो विधि हैं क्या है, जितनी भी जो विधि है ना उनका भी वर्णन करना आपको अच्छे से। क्या करना है, जितनी भी विधि होती है ना उनको भी आपके सामने बताना है। एल्गोरिथमिक मेथड से आपको करना है इनको सॉल्व। चलिए यूनिट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें। डिस्कस इन डिटेल द मेथड ऑफ ट्रेसिंग द कार्टेशियन एंड द पोलर कर्व्स। जो अलग अलग प्रकार के कर्व्स होते हैं, कौन सा कर्व भाई, ट्रेसिंग कर्व। जो ट्रेसिंग कर्व होता है ना उसके बारे में आपके सामने बताना है, साथ के साथ कार्टेशियन और पोलर कर्व्स के बारे में भी बताना है कि पोलर कर्व्स वो कैसे काम करते हैं। दोनों कर्व्स के बारे में आपको बताना। देखो ये दोनों कर्व यहाँ पर दिखाए गए हैं। कार्तिकेय तथा ध्रुवीय वक्रों का अनुरेखण की विधि का विस्तार कीजिए। क्या करना आपके सामने, कार्तिकेय तथा ध्रुवीय वक्र होते हैं उनके अनुरेखण का किसके बारे में बताना है, अनुरेखण के बारे में बताना है, विधि के बारे में विस्तार से बताना आपको। चलिए भाई अब यूनिट फर्स्ट देख ली, यूनिट सेकंड देख ली, यूनिट थर्ड देख ली। अब लास्ट नंबर यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पहला है इंटीग्रेशन मैकेनिज्म। कौन सा भाई, इंटीग्रेशन मैकेनिज्म की बात करें, आपके सामने मैकेनिक्स की बात करें, इंटीग्रेशन मैकेनिक्स की बात करें तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स कैसे काम करते हैं। जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स है वो कैसे काम करते हैं। कार्टेशियन पोलर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कार्टेशियन पोलर है वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी आपको बताना है। चेंज ऑफ ऑर्डर, कैसे जो आपके सामने इनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज होता है। चेंज ऑफ ऑर्डर का प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है। डायरेक्ट इंटीग्रल से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। द्विगुण त्रिगुण समाकलन के बारे में बताना है, क्रम परिवर्तन के बारे में बताना है और डिक्ले समाकलन के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। तो द्विगुण त्रिगुण समाकलन के बारे में बताना है, क्रम परिवर्तन और डिक्ले समाकलन के बारे में बताना है। फिजिकल एप्लीकेशन, भौतिक अनुप्रयोगों की बात करें तो पहले वाला प्रश्न है रेक्टिफिकेशन बताना आपको, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड इवोल्यूशन से संबंधित बताना है। क्या बताना है, जो रेक्टिफिकेशन है उसका एरिया कैसे काम करता है, समझ में आ गया, उसका वॉल्यूम कैसे काम करता है और उसका सरफेस ऑफ सॉलिड एंड रिवोल्यूशन कैसे काम करता है। पाप कलन, परिकल्पन, ठोसों का क्षेत्रफल, आयतन व पृष्ठ के बारे में बताइए। क्या बताना है, चाप कलन, पाप कलन है भाई, चाप कलन और परिकलन ठोसों का क्षेत्रफल मतलब एरिया कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है और उनके पृष्ठ के बारे में कैसे निकाला जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। पहले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द डबल इंटीग्रेशन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन। क्या होता है, द्विगुण समाकलन को परिभाषित कीजिए, समाकलन के क्रम परिवर्तन की विधि को भी समझाइए। क्या बताना आपके सामने, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन करना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बताना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताना है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। द्विगुण समाकलन को परिभाषित कीजिए, समाकलन के क्रम परिवर्तन की विधि के बारे में समझाइए। क्या बताना है, द्विगुण समाकलन के बारे में बताना, उसको परिभाषित करना, समाकलन क्रम परिवर्तन के बारे में भी आपको बताना है। यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रल। इसका न्यूमेरिकल वाला प्रश्न देख लेना भाई, न्यूमेरिकल वाला प्रश्न एग्जाम में आएगा। एक्सप्लेन करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके। त्रिगुण समाकलन का उपयोग करके ठोसों के आयतन ज्ञात कीजिए तथा उसकी विधि का भी वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, जो अलग अलग प्रकार की जो विधि पाई जाती है, क्या पाई जाती है, विधि पाई जाती है, उन विधि को भी आपको विस्तार से एक्सप्लेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर अपन आगे बढ़ें, स्टेट एंड प्रूव द डायरेक्ट इंटीग्रल एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। ये आपके सामने इसको प्रूव करना है। डिरिक्ले समाकलन के कथन तथा प्रमाण दीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों के बारे में भी लिखना है। जो डिरिक्लेट्स आपके सामने इंटीग्रल की जो थ्योरम है,
इंटीग्रल के बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। स्टेट एंड प्रूव करना है डेलीगेट इंटीग्रल्स एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।